तो विपास तो कुछ नदी है। हम पढ़ेंगे कि उसका ऋग्वेदिक नेम क्या है, मॉडर्न नेम क्या है और किस रीजन में वो एग्जिस्ट करता है। तो विपास रिवर है। विपास जो है वो ऋग्वेदिक नेम है। मॉडर्न नेम है विपास का BEAS। विपास इसका मॉडर्न नाम बीस है। वो पंजाब रीजन में लाई करता है। विपास ऋग्वेदिक नेम है, मॉडर्न नेम है बीस। विपास और बीस पंजाब में लाई करता है। परुस्नी, परुस्नी ऋग्वेदिक नेम है। ये सब रिवर्स हैं। परुस्नी का मॉडर्न नेम है रवि। परुस्नी यानी रवि पंजाब में लाई करता है। परुस्नी ऋग्वेदिक नेम है। परुस्नी का मॉडर्न नेम है रवि। परुस्नी यानी रवि पंजाब रीजन में लाई करता है। सुतुद्री, सुटुद्री ऋग्वेदिक नेम है। मॉडर्न नेम है सतलज और ये पंजाब रीजन में लाई करता है। सुटुद्री ऋग्वेदिक नेम है। सुटुद्री का मॉडर्न नाम है सतलज। सुटुद्री पंजाब रीजन में लाई करता है। सरस्वती रिवर है। सरस्वती रिवर जो है वो ऋग्वेदिक नेम है और सरस्वती रिवर का जो ऋग्वेदिक नेम है मॉडर्न नेम है सरस्वती। और सरस्वती यानी सरस्वती राजस्थान में लाई करता है। सरस्वती ऋग्वेदिक नेम है, मॉडर्न नेम है सरस्वती और सरस्वती यानी सरस्वती राजस्थान में लाई करता है। द्रिशदवती यानी द्रिशदवती ऋग्वेदिक नेम है। द्रिशदवती का मॉडर्न नेम है घग्गर और द्रिशदवती यानी कि घग्गर राजस्थान में लाई करता है। द्रिशदवती ऋग्वेदिक नेम है और द्रिशदवती का मॉडर्न नेम है घग्गर और द्रिशदवती यानी घग्गर राजस्थान में लाई करता है। कुभा सब रिवर है। कुभा ऋग्वेदिक नेम है और कुभा का मॉडर्न नेम है काबुल। ये मॉडर्न नेम है। ये कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। कुभा ऋग्वेदिक नेम है, मॉडर्न नेम है काबुल। कुभा यानी काबुल अफ़गानिस्तान में लाई करता है। सुवस्तु ऋग्वेदिक नेम है। सुवस्तु का मॉडर्न नेम है स्वाति। सुवस्तु यानी स्वाति कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। सुवस्तु ऋग्वेदिक नाम है, स्वाति मॉडर्न नाम है। सुवस्तु यानी स्वाति किस रीजन में लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। कुरुमु ऋग्वेदिक नाम है, मॉडर्न नाम है कुर्रम। कुरुमु यानी कुर्रम कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। कुरुमु ऋग्वेदिक नाम है, मॉडर्न नाम है कुर्रम। तो कुरुमु यानी कुर्रम कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। गोमती ऋग्वेदिक नाम है, मॉडर्न नेम है गोमल। तो गोमती यानी गोमल कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। गोमती ऋग्वेदिक नाम है, मॉडर्न नाम है गोमल। गोमती यानी गोमल कहाँ लाई करता है? अफ़गानिस्तान में। ऋग्वेद के अनुसार जो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है वो है सिंधु। जो मोस्ट पियस रिवर है यानी मोस्ट शुभ रिवर है वो है सरस्वती।
गंगेश का मेंशन ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। यमुना रिवर 3 बार मेंशन हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार जो मोस्ट मेंशन्ड रिवर है वो है सिंधु। ऋग्वेद के अनुसार जो मोस्ट पियस रिवर है यानी शुभ रिवर है वो है सरस्वती। ऋग्वेद के अनुसार गंगेश का 1 बार मेंशन हुआ है और यमुना का 3 बार मेंशन हुआ है। जो 10 राजन वॉर है यानी कि द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ऋग्वेद के अनुसार जो फेमस 10 राजन वॉर था वो आर्यंस के बीच में हुआ था। 10 राजन वॉर जो था वो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें 10 राजा ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ। सुदास कौन थे? भारत किंग थे त्रितसुस फैमिली के। जो 10 किंग्स थे वो किस स्टेट्स से थे? ये स्टेट्स भी हो सकता है, ये किंग्स भी हो सकता है। तो वो थे पुरुष, यदुस, तुर्वासस, अनुस, द्रुह्युस और 5 और थे अलीनास, पखतास, भलानास, सिबिस, विसानिन्स। ये जो बैटल था 10 राजन वॉर ये परुस्नी यानी रवि रिवर के किनारे हुआ था, जिसमें सुदास जो थे वो जीत गए थे। 10 राजन वॉर। ऋग्वेद के अनुसार जो फेमस 10 राजन वॉर था वो इंटरनेसाइन वॉर था आर्यंस का। 10 राजन वॉर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 10 किंग्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सुदास के खिलाफ। सुदास थे भारत किंग ऑफ त्रितसुस फैमिली। जो 10 किंग्स थे वो किस स्टेट्स के थे या फिर वो किंग कौन थे? ये स्टेट्स भी हो सकता है, किंग्स भी हो सकता है। वो है पुरुष, यदुस, तुर्वासास, अनुस एंड द्रुह्युस और 5 और है अलीनास, पखतास, भलानास, सिविस, विसानिन्स। जो बैटल था 10 राजन वॉर का वो लड़ा गया था परुस्नी रवि रिवर के किनारे, जिसमें सुदास जो थे वो जीत गए थे। तो ऋग्वेदिक पीरियड यानी कि द अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के समय का पॉलिटी कैसा था? तो कुल था यानी फैमिली। तो कुल यानी फैमिली बेसिस था सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुल के ऊपर थे ग्राम यानी विलेज, ग्राम के ऊपर थे विस यानी क्लैन यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, विस के ऊपर थे जन यानी पीपल और पीपल के ऊपर थे राष्ट्र यानी कंट्री। एक ग्रुप ऑफ कुल को कहते थे ग्राम। एक ग्रुप ऑफ कुल को कहते थे मतलब एक ग्रुप ऑफ कुल फॉर्म करता था ग्राम, ग्रुप ऑफ ग्राम फॉर्म करता था विस और ग्रुप ऑफ विस फॉर्म करेगा जन और ग्रुप ऑफ जना फॉर्म करेगा राष्ट्र। तो ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के समय का पॉलिटी कैसा था? तो कुल था यानी फैमिली, वो बेसिस था सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। कुल के ऊपर था ग्राम यानी विलेज, उसके ऊपर था विस यानी क्लैन यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, उसके ऊपर था जन यानी पीपल और उसके ऊपर था राष्ट्र। एक ग्रुप ऑफ कुल फॉर्म करता था ग्राम, एक ग्रुप ऑफ ग्राम फॉर्म करता था विस, एक ग्रुप ऑफ विस फॉर्म करता था जना, एक ग्रुप ऑफ जना फॉर्म करता था राष्ट्र। तो ऋग्वेदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पैट्रियार्चल नेचर का था। मोनार्की नॉर्मल था लेकिन नॉन मोनार्चिकल पॉलिटिक्स भी था। ऋग्वेदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पैट्रियार्चल नेचर का था। मोनार्की नॉर्मल था, लेकिन नॉन मोनार्चिकल जो था पॉलिटिक्स वो भी था। जो राष्ट्र था वो रूल किया जाता था एक किंग राजन के द्वारा, और जो रॉयल डिसेंट था यानी कि सक्सेशन किसको मिलेगा, है ना, वो हेरिडिटरी बेस्ड था। ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर मतलब फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को सक्सेशन मिलेगा, रॉयल सक्सेशन मिलेगा। प्रोबेबली जो इलेक्टिव मोनार्की था वो भी था। ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में राष्ट्र को रूल किया जाता था एक किंग राजन के द्वारा। जो रॉयल डिसेंट होगा यानी रॉयल सक्सेशन होगा वो हेरेडिटरी बेस्ड था ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर मतलब फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को रॉयल सक्सेशन मिलेगा। इलेक्टिव मोनार्की भी था उस समय। तो ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के समय पर किंग के मिनिस्टर्स के बारे में बहुत कम जानकारी था। जो पुरोहित थे या फिर जो डोमेस्टिक प्रीस्ट थे उनका फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल था। पुरोहित जो थे यानी कि जो डोमेस्टिक प्रीस्ट थे वो किंग के टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, फ्रेंड थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे। और अदर इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स थे सेनानी यानी आर्मी चीफ और ग्रामनी यानी हेड ऑफ विलेज। ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में किंग के मिनिस्टर्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जो पुरोहित और डोमेस्टिक प्रीस्ट थे, पुरोहित या फिर डोमेस्टिक प्रीस्ट, ये फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे। पुरोहित जो थे वो किंग के इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे, फ्रेंड थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे। अदर इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स थे सेनानी यानी आर्मी चीफ, ग्रामनी यानी हेड ऑफ विलेज। तो कुल यानी फैमिली के हेड को बोलते थे कुलापा। कुल यानी फैमिली के हेड को बोलते थे कुलापा। ग्राम यानी विलेज, ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामनी। ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामनी। विस मतलब द क्लैन यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, तो विस के हेड को बोलते थे विस्पति। विस के हेड को बोलते थे विस्पति। और जन यानी पीपल, जन के हेड को बोलते थे गोपा या गोपाती। जन के हेड को बोलते थे गोपा या गोपाती। राष्ट्र यानी कंट्री, राष्ट्र के हेड को बोलते थे राजन। राष्ट्र के हेड कौन थे? राजन। जो ऋग वैदिक पीरियड था यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, तो जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के समय का था। तो उस समय जो आर्मी था वो फुट सोल्जर्स थे और चैरियोटियर्स थे। वुड, स्टोन, बोन, मेटल्स का यूज किया जाता था वेपन्स में। एरो एकदम नोकीला होता था, पॉइंट होता था मेटल का, और पॉइजन्ड हॉर्न होता था। रेफरेंसेस हैं कि जो मूविंग फोर्ट है, मूविंग फोर्ट वो है पुर चरिष्णु, और एक मशीन था ताकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को असॉल्ट किया जा सके, अटैक किया जा सके। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब जो किसी एरिया को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो उनको अटैक करेगा उनसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको अटैक कर सकें। ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में आर्मी जो थे वो फुट सोल्जर्स थे और चैरियोटियर्स थे। वुड, स्टोन, बोन, मेटल्स का यूज किया जाता था वेपन्स बनाने के लिए। एरो टिप्ड था विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल और पॉइजन्ड हॉर्न। रेफरेंसेस हैं कि जो मूविंग फोर्ट था पुर चरिष्णु, और एक मशीन था ताकि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को असॉल्ट कर सकें।
स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब जो किसी चीज़ को डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई अटैक करे उसके लिए इसको हम डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ऋग वैदिक पीरियड में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में किंग के पास रिलीजियस ड्यूटीज़ भी था। वो अपहोल्डर थे ऑर्डर और मोरल रूल्स के। अपहोल्डर मतलब कि वो मेंटेन करना, मतलब उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो ऑर्डर और मोरल रूल्स को मेंटेन करें। जो किंग थे उनके पास रिलीजियस ड्यूटीज़ भी था और वो अपहोल्डर थे ऑर्डर और मॉरल रूल्स को, है ना, मेंटेन करने का। ऋग्वेद में असेंबलीज का बात किया गया है, सभा, समिति, विदत, गणा। सभा जो था वो कमेटी था कुछ प्रिविलेज्ड और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स का। दो पॉपुलर असेंबलीज था, सभा और समिति, जो किंग के आर्बिट्रेरी रूल, आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम चॉइस पर बेस्ड होना, और आर्बिट्रेरी मतलब कि एकदम जो ऑटोक्रेटिक रूल होता ना है, एकदम कंप्लीट डेस्पोटिक पावर होता है, ऑटोक्रेटिक रूल, अनरिस्ट्रेंड कंट्रोल होता है अथॉरिटी के पास, उसको चेक करता था सभा और समिति, काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक की तरह कंप्लीट रूल। लेटर वेदास में रिकॉर्ड किया गया है कि सभा जो था वो फंक्शन करता था एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऋग्वेद में असेंबलीज का बात किया गया है, सभा, समिति, विदत, गणा। सभा जो कमेटी था वो कुछ फ्यू प्रिविलेज्ड और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स का कमेटी था। दो पॉपुलर असेंबलीज था, सभा और समिति, जो किंग के आर्बिट्रेरी रूल यानी ऑटोक्रेटिक रूल, अनरिस्ट्रेंड पावर को चेक करता था। वेदास में यह रिकॉर्ड किया गया है कि जो सभा था वो फंक्शन करता था एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ऋग्वेदिक पीरियड में चोरी, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग, ये जो थे ये प्रिवेलेंट था उस समय, बहुत ही कॉमन था और वाइड स्प्रेड था। चोरी, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग, ये सब कुछ कॉमन क्राइम्स था जो उस समय बहुत ही फैला हुआ था, कॉमन था। ऋग्वेदिक सोसाइटी ऋग्वेदिक सोसाइटी में 4 वर्णास है, यानी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। 4 वर्णास का नाम है ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी का, ये बेस्ड है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन पर इंडिविजुअल का। सोसाइटी ऋग्वेदिक सोसाइटी के 4 वर्णास हैं, यानी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। 4 वर्णास हैं, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ये क्लासिफिकेशन है सोसाइटी का, ये बेस्ड था प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन पर इंडिविजुअल्स का। ऋग्वेदिक सोसाइटी में टीचर और प्रीस्ट को ब्राह्मणास कहते थे, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रियास कहते थे, फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स को वैश्यास कहते थे, आर्टिसंस, लेबरर्स को शूद्रास कहते थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी में टीचर्स और प्रीस्ट को ब्राह्मणास कहते थे, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्षत्रियास कहते थे, फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स को वैश्यास कहते थे, आर्टिसंस यानी वर्कर्स जो स्किल्ड है हाथ से कोई चीज़ बनाने में, है ना, क्राफ्टमैन, और लेबरर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स को शूद्रास कहते थे। वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। तो ये जो वोकेशन था ये पर्सन के द्वारा फॉलो किया जाता था उनके एबिलिटी और लाइकिंग के अनुसार। जो ऑक्यूपेशन था
वो बाद में हेरेडिटरी नहीं बनता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में ये जो वोकेशन था, यानी जो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन था, ये लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था उनके एबिलिटी और लाइकिंग के अनुसार। और ऑक्यूपेशन जो था वो बाद में हेरेडिटरी नहीं बनता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो सेम फैमिली के मेंबर्स होते थे वो डिफरेंट प्रोफेशंस कर सकते थे, है ना, और डिफरेंट वर्नास यानी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते थे, जिसको इलस्ट्रेट किया गया है ऋग्वेद के एक हिम्न में। इस हिम्न में एक पर्सन कहता है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ऋग्वेदिक सोसाइटी में सेम फैमिली के मेंबर्स डिफरेंट प्रोफेशंस को चूज कर सकते थे और वो बिलोंग करते थे डिफरेंट वर्नास से, डिफरेंट ऑक्यूपेशन और डिफरेंट प्रोफेशन से, जो इलस्ट्रेट किया गया है ऋग्वेद के एक हिम्न में। इस हिम्न में एक पर्सन कहता है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो यूनिट है सोसाइटी का वो फैमिली है, मेनली मोनोगैमस यानी सिर्फ एक मैरिज, और पैट्रियार्चल सोसाइटी था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो यूनिट था सोसाइटी का वो था फैमिली, मेनली मोनोगैमस यानी सिर्फ एक मैरिज और पैट्रियार्चल। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज उतना पॉपुलर नहीं था, फैशनेबल नहीं था, उतना ज़्यादा नहीं होता था। ऋग्वेदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज पॉपुलर नहीं था, फैशनेबल नहीं था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में एक विडो यानी विधवा अपने रिसेंटली डेड हस्बैंड के यंगर ब्रदर से मैरी कर सकती थी। नियोग मतलब अगर विडो है, चाइल्डलेस है, तो वो किसी और के साथ मैरी करके चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। सोसाइटी, ऋग्वेदिक सोसाइटी में एक विडो जिसका हस्बैंड रिसेंटली डेड है, उसके यंगर ब्रदर से मैरी कर सकती है, इसको बोलते हैं नियोग। ऋग्वेदिक सोसाइटी में फादर का प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा सन को। ऋग्वेदिक सोसाइटी में फादर का प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा सन को। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करता है कि आप मूवेबल थिंग्स को अपना प्रॉपर्टी बना सकते हो, जैसे कि कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स। और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होता था, जैसे कि लैंड एंड हाउस। ऋग्वेदिक सोसाइटी में राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था मूवेबल थिंग्स के फॉर्म में, जैसे कि कैटल, हॉर्स, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स। और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी था, जैसे कि लैंड और हाउस, इसको आप ओन कर सकते थे। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो टीचर का होम होता था वो होता था स्कूल ही टीचर का होम होता था, जहाँ पर वो पढ़ाते थे रिलीजियस टेक्स्ट को, पर्टिकुलर सैक्रेड टेक्स्ट को वो पढ़ाते थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी में टीचर का जो होम होता था वो स्कूल ही होता था, जहाँ पर वो पर्टिकुलर सैक्रेड टेक्स्ट को पढ़ाते थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी में मिल्क और उसके प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, बटर एंड घी इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनके डाइट का। इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि वो लोग ग्रेन को मिल्क के साथ कुक करते थे, इसको बोलते हैं सीरा पका मोदनम। ऋग्वेदिक सोसाइटी में मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, बटर और घी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनके डाइट का। इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि मिल्क को कुक किया जाता था, मतलब ग्रेन को कुक किया जाता था मिल्क के साथ, इसको बोलते थे सीरा पका मोदनम। ऋग्वेदिक सोसाइटी में इस चीज़ को मेंशन किया गया है
कि फिश, बर्ड्स और एनिमल्स के मीट को खाया जाता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में फिश, बर्ड्स और एनिमल्स के मीट्स को खाया जाता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में काऊ को कंसिडर किया जाता था एज अघन्य, यानी इसको किल नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेदिक सोसाइटी में काऊ को कंसिडर किया जाता था एज अघन्य। अघन्य मतलब कि इसको किल नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेदिक सोसाइटी में एक ये कहा गया है कि अगर किसी ने भी काऊ को किल किया या इंजर्ड किया तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगा या फिर उसको किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऋग्वेद में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर किसी ने भी काऊ को किल किया या इंजर्ड किया तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगा या फिर उसको किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऋग्वेदिक सोसाइटी में अल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा और सोमा को कंज्यूम किया जाता था। सूरा और सोमा अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गया या फिर बेवरेज हो गया। ऋग्वेदिक सोसाइटी में अल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा और सोमा को कंज्यूम किया जाता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी में आर्यंस जो थे वो मेनली एग्रीकल्चरल और पैस्टोरल पीपल थे। पैस्टोरल मतलब कि किसी लैंड को यूज करना कैटल्स, एनिमल्स को, शिप को चराने के लिए, और वो लोग अपना वेल्थ कंसिडर करते थे इन टर्म्स ऑफ काउज। जिसके पास ज़्यादा काउज होगा वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा। ऋग्वेदिक सोसाइटी में आर्यंस मेनली एग्रीकल्चरल थे और पैस्टोरल पीपल थे जो अपने आप को कंसिडर करते थे, उनका वेल्थ था इन टर्म्स ऑफ काउज, कि जिसके पास ज़्यादा काउज होगा वो उतना अमीर होगा। ऋग्वेदिक सोसाइटी में इंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए वो लोग क्या करते थे? म्यूज़िक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग और डाइसिंग। एक स्टैंजा है ऋग्वेद में जिसको जाना जाता है गैम्बलर्स लैमेंट के नाम से। इसमें कहा गया है, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में अम्यूजमेंट यानी इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या करते थे? म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग। एक स्टैंजा है ऋग्वेद में इसको जाना जाता है गैम्बलर्स लैमेंट के नाम से। इसमें कहा गया है, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। रिलीजन। ऋग्वेदिक टाइम के दौरान गॉड का पूजा करना वो पर्सोनिफिकेशन था पावर्स ऑफ नेचर का। ये बिलीव किया जाता था कि जो डिवाइन पावर्स है वो कैपेबल हैं बोथ बून्स के लिए यानी अच्छी चीज़ों के लिए और पनिशमेंट के लिए ऑन मैन। फायर सैक्रेड था, रिलीजियस था, उसको रिगार्ड ऐसा कंसीडर किया जाता था फायर को कि वो इंटरमीडियरी है बिटवीन मैन एंड द गॉड। ऋग्वेदिक पीरियड में रिलीजन जो था, ऋग्वेदिक टाइम में गॉड का पूजा करना जनरली पर्सोनिफिकेशन था कि पावर ऑफ नेचर का। ये बिलीव किया जाता था कि डिवाइन पावर्स जो थे वो कैपेबल थे बोथ बून्स के लिए और पनिशमेंट के लिए, यानी बुरी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए और पनिशमेंट के लिए मैन पर। फायर सेक्रेट था और इसको रिगार्ड किया जाता था एज इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। देयर वर नियरली 33 गॉड थे ऋग्वेदिक पीरियड में, है ना। तो ट्रेडिशन क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल। एक पृथ्वी स्थाना यानी कि एरियल, दूसरा इंटरमीडिएट यानी अंतरिक्ष स्थाना, और सेलेस्टियल गॉड यानी दुष्यंत थाना। तो 33 गॉड थे ऋग्वेदिक पीरियड में। उनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल यानी कि लाइक अर्थ। तो एक थे पृथ्वी स्थाना यानी कि एरियल, और इंटरमीडिएट
है ना। एरियल तो एक है ना पृथ्वी स्थाना, है ना। दूसरे थे एरियल और इंटरमीडिएट यानी अंतरिक्ष थाना, और एक थे सेलेस्टियल गॉड दुष्यंत थाना। 3 कैटेगरी कौन था पृथ्वी स्थाना, एरियल और इंटरमीडिएट अंतरिक्ष थाना, और सेलेस्टियल यानी दुष्यंत थाना गॉड।